अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे जीन क्लोनिंग के ऊपर एक लेक्चर को रिकॉर्ड, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। जीन क्लोनिंग, जब भी आपने किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना होता है तो सबसे पहले आपने उसकी मल्टीपल कापीज बनानी होती हैं जो उसके बिल्कुल सेम होती हैं। तो अगर किसी जीन की आप मल्टीपल कापी बनाते हैं जो कि सेम होती हैं, उसकी जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से मैच करती है, तो उसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, ताकि फिर हम उसको वेक्टर में लगाएं और उसको मैनिपुलेट करें। और जीन कॉपी जो बनाने का मकसद ही होता है कि आपके पास एक प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ जीन आए, आप उसको वेक्टर में लगाएं और उसको एक्सप्रेस करवाएं फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है। तो जीन क्लोनिंग का बेसिक ये पर्पस है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे इस लेक्चर में? व्हाट डज द टर्म्स क्लोनिंग मीन, व्हाट इज जीन क्लोनिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्लोनिंग ऑन एन entire organism, why is gene cloning done, how is gene cloning accomplished, what are some of the ethical consideration regarding gene cloning, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो एप्लीकेशन आप कर लें तो आप समझ लें कि आपने तकरीबन सारा ही सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी का रिवाइज कर लिया। ठीक है। तो जीन क्लोनिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब्स। ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब को देखें तो उसमें जो मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस हो रही होती है वो जीन क्लोनिंग होती है। और ये क्यों करते हैं? ताकि सिक्वेंसिंग हम कर सकें, उसकी म्यूटाजेंसिस स्टडी कर सकें, जीनोटाइपिक स्टडी कर सकें, हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन ऑफ ए प्रोटीन स्टडी कर सकें। तो इसलिए हम कापीज बनाते हैं एक जीन की। ठीक है, ताकि उसको हम डाउन स्ट्रीम आगे जाके अप्लाई कर सकें। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में आप जीन को क्लोन करते हैं उसको आप वेरियस तरीके से आगे जाके मैनिपुलेट करते हैं। लाइक आपने वही जीन लिया जिसको आपने उस कॉपी बनाई है, उसको वेक्टर में लगाया। ठीक है। वेक्टर में लगाने के बाद आप उसको मैनिपुलेट करवाते हैं ताकि आप जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मल्टीपल कापी बनाते हैं बाय पीसीआर। पीसीआर भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें से आप मल्टीपल कापी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनाते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है हम उसी जीन की पीसीआर कर सकते हैं जिसकी सीक्वेंस हमें पता होती है। ये जिन की सीक्वेंस हमें पता नहीं होती उनकी हम पीसीआर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंस पता होगी तो प्राइमर डिजाइन कर सकेंगे और उसको आगे आप मैनिपुलेट कर सकेंगे। What is gene cloning? A clone is an exact copy of an organism, organ, single cell, organelle or micromolecule। किसी भी चीज की अगर आप कॉपी बना लेते हैं तो उसको हम क्लोनिंग कहेंगे। बेशक वो ऑर्गेनिज्म की कॉपी बन जाती है, किसी सेल की कॉपी बन जाती है, किसी जीन की कॉपी बन जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म की कॉपी बन जाती है, किसी ऑर्गन की कॉपी बन जाती है। किसी भी चीज की एक अगर आप कॉपी बना लेंगे तो वो क्लोनिंग में आएगा। Cell lines are for medical research are derived from a single cell allowed to replicate millions of times, producing masses of identical clones। जो सेल लाइन है एक ही तरह के आप मल्टीपल सेल बनाते हैं तो वो भी जो है वो भी क्लोनिंग की डेफिनेशन में आएगा। जीन क्लोनिंग इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ ए सिंगल जीन। आप एक ही सिंगल जीन की मल्टीपल कॉपी जब बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग। Cloning can provide a pure sample of an individual gene separated from all other genes that it normally share the cell with। कहता है कि ये अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जीन्स हैं उसमें से एक जीन को आप अलहदा करना चाहते हैं और बाद में उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्लोनिंग। Once a gene is identified, clones can be used in many areas of biomedical and industrial research. Genetic engineering is the process of cloning genes into the new organism or altering a
जेनेटिक सीक्वेंस टू चेंज द प्रोटीन कोड। अगर किसी भी जीन सीक्वेंस को चेंज करके उसके जो प्रोडक्ट यानी कि एक्सप्रेस्ड प्रोटीन आएगी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डीएनए की डिस्कवरी है, फिर उसके स्ट्रक्चर की डिस्कवरी है। ठीक है, फिर जो पीसीआर की डिस्कवरी है 1973 के अंदर, और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जीन सीक्वेंसिंग की और क्लोनिंग की आई है। फंडामेंटल स्टेप्स क्या हैं इसके अंदर? फंडामेंटल स्टेप यही है, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जीन को आपने क्लोन करना है, फिर उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद आप उसकी क्लोनिंग यानी करते हैं, नंबर ऑफ कापी उसकी बनाते हैं। इंसर्शन ऑफ द आइसोलेटेड जीन इन ए सूटेबल वेक्टर, फिर हम उसको वेक्टर में डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उस वेक्टर को उस सूटेबल ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं जिसमें वो मैनिपुलेट करता है। तो जब वेक्टर मल्टीप्लाई करता है होस्ट के अंदर, तो वो न्यूमरस आइडेंटिकल कॉपी बनाती है जिस जीन की जिसको आपने वेक्टर के अंदर डाला होता है। ठीक है, जो जो वो डिवाइड करता है तब तक मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। During the division of the host cell, copies of the recombinant DNA molecule are passed to the progeny and further vector replication takes place. और जितनी दफ़ा ये रेप्लिकेट करता है उतनी दफ़ा जो है वो ज़्यादा कापीज बनती है हमारे पास। आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन ए क्लोनी और क्लोन ऑफ आइडेंटिकल होस्ट सेल इज प्रोड्यूस। Each cell in the clone contain one or more copies of the recombinant DNA। जितनी भी वो दफा मल्टीप्लाई करेगा उतने ज्यादा क्लोन आएंगे और उसको बाद में आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये आप देखें, ये आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड में आप क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा होता है, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्टली हम यूज करते हैं प्लाज्मिड के लिए और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। जब आप वेक्टर के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा देते हैं तो फिर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी कंपिटेंट सेल्स के अंदर बाय यूजिंग सम टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन और सम अदर टेक्निक्स। तो वो फिर क्या करता है, जब वेक्टर को कंपिटेंट सेल्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो फिर मैनिपुलेट करता है। वेक्टर जो है जब डिवीजन होती है तो वेक्टर जो है ना मल्टीपल कापीज प्रोड्यूस करता है, और जब डिवाइड करता है वो मल्टीपल कापी सेल्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है। तो इस तरह हम उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। अच्छा है, ये टेक्निक जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये यूज होती है मल्टीपल कापीज बनाने के लिए, लेकिन ये उन जीन्स की मल्टीपल कापी बनाएगा जिनकी जीन सीक्वेंस हमें पता है, उनकी मल्टीपल कापीज बनाएगा जिसकी हमें जीन सीक्वेंस पता होती है। तो आपको पता है कि जो पीसीआर वर्क करती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, 2 की पावर n, यानी कि जितने साइकिल बढ़ते जाएंगे, एंड स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइकिल, जितने साइकिल बढ़ते जाएंगे उतने हमारे पास जीन की कापीज आती जाएंगी। तो पीसीआर क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम किसी जीन की कॉपी बना सकें, या कोई पैथोजेनिक जीन है इकोलाई का या हार्मफुल बैक्टीरिया का, उसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो मीट के अंदर है या किसी फूड के अंदर है वो हार्मफुल है या यूजफुल। अगर हार्मफुल जीन की सीक्वेंस मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये कंटेमिनेट मीट या फूड है। ठीक है, तो फिर हम उसको वाइड करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग सम डिसइंफेक्टेंट टेक्निक्स। तो या ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग से तो मीट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप जो है उस मीट को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अगर तो मौजूद है तो फिर आप उसको नहीं यूज करते, अगर नहीं मौजूद तो फिर आप उस सैंपल को यूज कर लेते हैं। हो इज इट इज यूज पीसीआर एंड रिलेटेड टेक्निक हैव मैनी एप्लीकेशन। उसमें ह्यूमन डायग्नोसिस, एचआईवी की डायग्नोसिस करनी है तो उसमें आप
रेट्रोवर्सिव यूज से आरएनए को निकालते हैं, तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि जीन लोड देख सकें कि इसमें कितनी वायरल लोड है। इसके अलावा डिटेक्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक टीबी हो गया या दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको भी हम पीसीआर के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। जीनोटाइपिंग यानी कि जो वेरिएशन है जीन्स के अंदर, मसलन सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन है, तो अगर उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जीन मौजूद है तो उसमें वो डिजीज होगी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। इसके अलावा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है, फूड के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में देखें तो डीएनए को सबसे पहले उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है, फिर उसको सीक्वेंस किया जाता है बाय यूजिंग यूनिवर्सल प्राइमर। फिर मॉनिटरिंग जीन एक्सप्रेशन लेवल भी हम ये पीसीआर के जरिए कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी भी पीसीआर की। तो आपको पता ही है पीसीआर के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक स्टेज होती है डीनेचरिंग, जिसमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यूज किया जाता है। जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ सेकंड्स के लिए। फिर एनीलिंग है कि जो आपने प्राइमर बनाए हैं वो जाके 3 प्राइम एंड के ऊपर लग जाए, और फिर एलांगेशन हो। फिर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। नीलिंग होती है 55 से लेके अराउंड 65 तक, लेकिन हम मोस्टली जो टेम्परेचर रखते हैं वो 54, 55, 56 होता है। तो एक्सटेंशन होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि मोस्टली ऑप्टिमम टेम्परेचर है टैग पॉलीमरेज का, जिसको हम एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वेटिकस से हासिल करते हैं। तो ये तकरीबन आपका बहुत ज़्यादा कापीज आ जाती हैं कुछ ही टाइम के बाद, और उसको आप ये डीनेचरेशन आपको 15 से 30 सेकंड तक करते हैं ताकि हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाए। फिर एनीलिंग टेम्परेचर देते हैं अराउंड 54, ताकि आपका प्राइमर जो है वो नील कर जाए डीएनए के ऊपर, और उसकी इलांगेशन हो 5 to 3 प्राइम एंड के ऊपर। फिर एक्सटेंशन टेम्परेचर देते हैं, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पे जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है यानी कि टैग पॉलीमरेज, जिसको थर्मस एक्वेटिकस से हासिल करते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस से जो टैग पॉलीमरेज आया होता है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है। तो वो डीएनटीपीज को ऐड करता जाता है और लांगेट करता जाता है आपका जीन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है थाउजेंड्स, जो इसके अंदर ये भी है कि आप जो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो 1000 बेस पेयर का जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी 1 KB का बेस जो है का जो जीन है उसको मैनिपुलेट करते हैं इजी, इससे ज़्यादा जो है वो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो आप देख सकते हैं जीन क्लोनिंग क्या होती है कि एक तो पीसीआर के जरिए आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, दूसरा वेक्टर के जरिए, वेक्टर में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और ये कंप्लीट सेल में डाल दिया और फिर वो मैनिपुलेट करता है उसके अंदर, और इस तरह आप उसको प्लेट के ऊपर डाल के देख भी सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग सम सिलेक्टेबल मार्कर। जो पीसीआर है वो सिर्फ प्योरीफाई करती है जीन को, उसमें जो है वो सीक्वेंस अननोन जीन को हम स्टडी नहीं कर सकते। क्लोनिंग एप्लीकेशन क्या है कि आपने जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनानी है वो भी कैसे बनाते हैं मोस्टली आपने ये यूजिंग क्लोनिंग एप्लीकेशन आप करके। रिकम्बिनेंट प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपकी ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, इंटरफेरोन्स हैं, जो कि इम्यून डिसऑर्डर में यूज होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है जो कि हेमोफीलिया में यूज होता है, या कोई डिफेक्टिव या मिसिंग जीन्स के अंदर सीक्वेंस होती हैं उसको
आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो इसको बना भी सकते हैं, मसलन इन इन प्रोटीन के जीन को हम लेके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया के वेक्टर के अंदर या यीस्ट के वेक्टर के अंदर, और उससे मल्टीपल कापीज बनती हैं उसकी। ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ सोर्सेस से, अगर हम जो कि ह्यूमन से रेलेवेंट नहीं है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें वायरल जो है वो कंटेमिनेशन आ सकती है। तो इसलिए फिर हम जो है एनिमल सेल लाइन नहीं यूज़ करते, हम बैक्टीरिया या उसकी यूज़ कर लेते हैं, फंजाई की या यीस्ट की सेल लाइन यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो कंटेमिनेशन है रेट्रोवायरसेस की या दूसरी बैक्टीरिया की, उससे बचा जा सके। एक्सप्रेशन ऑफ ए फॉरेन जीन इन इकोलाई, अगर आप इकोलाई के अंदर एक्सप्रेशन करना चाहते हैं अपने जीन का, यानी कि उसकी नंबर ऑफ कापीज बनाना चाहते हैं और बाद में प्रोटीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? स्ट्रांग प्रोमोटर होना चाहिए जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। इसके अलावा रीजन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा टर्मिनेशन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है जो स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ये जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छे वेक्टर में होना चाहिए, जिसमें हम अपने जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब आप वेक्टर के अंदर फॉरेन जीन लगा देते हैं और उसको इकोलाई के प्रमोटर के अंदर, मसलन लैग प्रोन है उसके अंडर कंट्रोल में डाल देते हैं, तो वो एक्सप्रेस होता है, तो वो अपनी प्रोटीन भी बनाता है, जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन जिसमें आपने यूज किया हुआ है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन में जीन यूज किया हुआ है ग्रोथ हार्मोन का या इंसुलिन का या इंटरफेरोन का या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, तो वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और आप उसको फिर फर्दर यूज करते हैं। ठीक है। तो ये है कि ये आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने वेक्टर के अंदर लगाया जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, प्रमोटर सीक्वेंस भी है। इसके अलावा टर्मिनेशन सीक्वेंस भी है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी है। तो सारा को या तो ये जब आपने वेक्टर के अंदर लगा दिया तो आप कंपिटेंट सेल्स के अंदर इसको डाल देते हैं बाय यूजिंग कौन कौन सी टेक्निक, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूज करते हैं या हीट शॉक मेथड यूज करते हैं वेक्टर को, जिसके अंदर इसको एक्सप्रेस्ड वेक्टर कहते हैं, रिकम्बिनेंट वेक्टर इसको डाल देते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो कॉलोनीज आती हैं उसमें जिसमें क्लोनिंग हुई हुई है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसको फिर बायोरिएक्टर में डाल के अपना ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट हासिल करते हैं। इकोलाई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है, इकोलाई के अंदर क्यों हम जो है वो रिकम्बिनेशन हमारी जो एनिमल प्रोटीन होती है उसमें क्या फॉल्ट्स आते हैं? एक तो जो फार हम जीन डालते हैं उसमें इंट्रॉन्स होते हैं, और इकोलाई के अंदर ऐसी कोई सप्लाइसोसोम वगैरह वाला मैकेनिज्म नहीं होता जो कि इंट्रॉन सीक्वेंस को लैदा कर सके। तो ये डिसएडवांटेज है जो इससे ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें इंट्रोनिक सीक्वेंस भी होती है और वो बाज़ अच्छी प्रोटीन नहीं बनाता। इसके अलावा जो फॉरेन जीन हम डालते हैं उसमें अंदर टर्मिनल टर्मिनल सीक्वेंस होती हैं जो कि आपका इकोलाई जो है बैक्टीरिया वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जो कोडोन यूजेज हैं वो इकोलाई के अंदर आइडेंटिकल नहीं होती जिस तरह एनिमल सेल के अंदर होती है। प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं उसके जीन के अंदर। ठीक है। तो इसके अलावा इकोलाई माइट नॉट पोजेस द रिकम्बिनेंट प्रोटीन करेक्टली, और इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी नहीं होती, ये जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो इतनी आसानी से एक्सक्रीट नहीं होती और प्रॉपरली फोल्ड नहीं होती इकोलाई के अंदर। लेकिन अगर आप यीस्ट में रिकम्बिनेंट प्रोटीन बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें थोड़ी सी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैरोमाइसिस cerevisiae यूज कर रहे हैं तो उसमें जो प्रमोटर आप यूज करते हैं वो
ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का प्रमोटर होता है, जिसको जो कोड करता है ग्लैक्टोज एपिनडेज और हेल्पिंग एंजाइम को। ठीक है, तो गैल प्रमोटर के अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें थोड़ी सी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होती हैं, लेकिन इसमें ये होती है जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन होती है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन कम होती है एज कंपेयर टू जो दूसरी आप बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें सिक्रीशन की भी प्रॉब्लम होती है, जो प्रोटीन है वो इतनी ज़्यादा सिक्रीट नहीं होती और उसको प्यूरिफाई करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये इस कारोमास्टर सर्विसी इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती रिकम्बिनेंट प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो फिर उसके लिए हम क्या कौन सी प्रोटीन फंजाई यूज करते हैं, वो फिलामेंटस फंजाई यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा रिसाई है, इसमें सेलोलिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम जो सेलुलेज का जीन होता है उसके प्रमोटर के अंडर डाल देते हैं और उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा एस्पारिगस न्यूट्रीलैंड्स के अंदर जो है वो ग्लूकोमाइलेज एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ग्लूकोमाइलेज प्रमोटर के अंदर रख सकते हैं और ये स्टार्च से इंड्यूस होता है और जाइलोज से ये इनहिबिट होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और ये सप्रेस होता है जाइलोज से। यानी कि अगर आप मीडिया के अंदर स्टार्च डाल देंगे तो ग्लूकोमाइलेज प्रमोटर ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और अगर जाइलोड डाल देंगे वो इनहिबिट कर देगा। तो मोस्टली जो हम फंजाई से प्रोटीन हासिल करते हैं उसमें दो तीन प्रॉब्लम होती हैं। एक तो सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, दूसरा उसमें सिक्रीशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसको सॉल्व करते हैं अगर हम एनिमल सेल लाइन यूज़ करते हैं। तो हम अगर एनिमल सेल लाइन यूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज यूज ये है कि इसमें हम सोलिड मीडिया के ऊपर एनिमल सेल लाइन को सिर्फ ग्रो करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इसको लार्ज स्केल के ऊपर मैनिपुलेट करना और उससे प्रोटीन प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रमोटर हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन सेल लाइन के हीट शार्क प्रोटीन 70 जीन यूज़ करते हैं, जो कि टेम्परेचर बेस्ड इसकी इंडक्शन होती है, या फिर हम जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे इंड्यूस नहीं होता, 40 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे इंड्यूस होता है। या माउस के अंदर एक जीन होता है मेटालोथायोनिन, उसके प्रमोटर को यूज़ करते हैं, वो जो है वो इंड्यूस होता है जिंक साल्ट से। यानी कि अगर जिंक साल्ट डाल देंगे तो उसका वो प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जीन क्लोनिंग इन मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जीन क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, तब फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है तो इंसुलिन नॉर्मली कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, आपके जो बीटा सेल्स हैं किसके, बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेन एंड पेंक्रियास, वो कंट्रोल प्रोड्यूस करता है और जो इंसुलिन ग्लूकोज की ब्लड के लेवल को कम करता है। अगर ये ना हो तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ठीक है, तो अगर ह्यूमंस को देखें तो उसमें जो इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, वो पहले जो सिंथेसाइज होती है वो प्रो इंसुलिन होती है। उसमें तीन सब यूनिट होते हैं, ए बी सी, या अल्फा बीटा या गैमा कह सकते हैं। इसमें जो सी सब यूनिट है बाद में प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी के जरिए उतर जाता है, फिर अल्फा और बीटा यूनिट रह जाते हैं जिसको ए बी यूनिट कहते हैं, वो फिर डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह प्योर हमारे पास इंसुलिन आती है और वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। लेकिन अगर आपने सिंथेसाइज करना है इसको आर्टिफिशियली, तो उसके लिए हमें दो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। एक जो है वो अल्फा यानी कि ए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो है वो बी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम मोस्टली PBR322 वेक्टर के अंदर डाल देते हैं, जो कि लेक्सी के प्रमोटर के अंदर हम अपनी ये सीक्वेंस डाल देते हैं, जो लैक्टोज से इंड्यूस होता है और लैक्टोज से इनहिबिट होता है। तो इससे दो पॉलीपेप्टाइड जो बनेंगे, ठीक है, वो फिर हम उसको
बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सीक्वेंस के बाद हम उसको रख देते हैं आफ्टर मैथ्यूनिन, और उससे फिर जो आपकी इंसुलिन सिंथेसाइज होती है और फिर जब हमने ये जो अल्फा और बीटा की सीक्वेंस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के बाद सिंथेसाइज हुआ है, तो उसको उतारना है, तो उसके लिए हम सियानोजन ब्रोमाइड यूज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको हमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी देनी होती है, और वो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। लेकिन ये इंसुलिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, जो कि जिसके अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों यानी कि अल्फा ए बी एंड सी यूनिट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम तीनों सब यूनिट को फिर इंड्यूस करवाते हैं, और बाद में प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी के जरिए सी सब यूनिट को लैदा कर लेते हैं, और वो प्रोटीन फिर ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो इंसुलिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा वैक्सीन की सिंथेसिस में हम जो है ये क्लोनिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में हाँ, रिकम्बिनेंट वैक्सीन आप बना सकते हैं। इसमें ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टेटिन, फैक्टर 8, इंटरफ्रोन ए, अल्फा बीटा गामा और वेरियस डिजीजेस के जो है वो प्रोटीन आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन ये जो प्रोटीन है ये लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस कर होती हैं, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक होस्ट चाहिए जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करे। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें अगर हम प्यूरीफाई भी कर लें तो इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। तो इसके लिए फिर हमें ऐसा होस्ट चाहिए जो ज़्यादा इसको मैनुपुलेट करे। तो मोस्टली हम फिर आगे इसको मैनुपुलेट करते हैं हाई लेवल के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एज ए रिकम्बिनेंट प्रोटीन, तो वैक्सीन को भी हम बनाते हैं, तो इसमें हम होल वायरस पार्टिकल को ले सकते हैं, या वो जीन ले सकते हैं जो वायरल प्रोटीन को कोड करता है, और उसको फिर आगे हम इंसर्ट कर देते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर, जो कि एनिमल सेल लाइन की तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और जब हम उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो वैक्सीन फिर जब वो एक्सप्रेशन होता है वेक्टर का, तो वो ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन। ठीक है, जो कोड प्रोटीन है, तो वो कोड प्रोटीन फिर हम इंजेक्ट करते हैं, और उससे इम्यूनिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने हेपेटाइटिस बी की वायरस कोड की एक प्रोटीन बनाई है। ठीक है, स्कैरोमाइसिस रिवाइसिस का हमने प्रमोटर यूज किया है, जिसके वेक्टर का साइज है 2 माइक्रोमीटर। तो उसमें जब हमने इस हेपेटाइटिस बी वायरस के कोड की प्रोटीन के जीन को डाला, तो उसमें हमें बड़े अच्छे रिजल्ट आए, ट्रमेंडस रिजल्ट आए। यानी कि उसमें जो हम जब हमने मंकी के अंदर इसके अंदर मंकी को पहले हेपेटाइटिस बी से वायरस से उसको इल करवाया, फिर उसको इंजेक्ट किया गया ये जो हमने प्रोटीन प्रोड्यूस किया है हेपेटाइटिस बी की, तो वो क्योर हो गई, बड़ी जल्दी क्योर हो गई। ठीक है। इसके अलावा हम लाइव रिकम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट वैक्सीन या वायरसेस यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो जीन है जो कि कोड करता है वायरस को कोड प्रोटीन को, उसको हम एक से वैक्सीन या जीनोम के अंदर डाल देते हैं, जो कि वैक्सीन या प्रमोटर के अंदर काम करता है। जब वो एक्सप्रेस होती है, तो ना सिर्फ वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि वो प्रोटीन भी, रिकम्बिनेंट प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी जो वैक्सीनेशन प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाती है। एक तो पूरा वायरस बन रहा है, और दूसरा उससे प्रोटीन बन रही है एंटीजेनिक, तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। रोल ऑफ जीन क्लोनिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जीन के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डिजीज काजिंग है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन है, अगर वो म्यूटेट हो गया है, यानी कि उसके अंदर डिजीज काजिंग एबिलिटी आ गया है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ए जेनेटिक डिजीज इज caused by the defect in specific genes. Individuals carrying the defective genes are being predisposed towards the development of the disease at some stage of their lives. कभी भी वो डिजीज डेवलप हो सकती है।
जीन आइडेंटिफिकेशन में प्रोवाइड द इंडिकेशन ऑफ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिजीज। जब हमने जीन आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे चेंज है तो इस वजह से डिजीज हुई है, तो फिर हम उसकी जीन थेरेपी कर सकते हैं। मैपिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जीन BRCA1। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो कैंसर काज करता है, इसकी सीक्वेंस जो है वो क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर होती हैं और वो बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, वो बहुत क्लोज होती हैं। और ये कैसे हमें पता चला? ये मैपिंग ऑफ जीन से, यानी कि जब आपने लिंकेजेस एनालिसिस परफॉर्म किया तो इससे आपको पता चला कि यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ये रिपीटिव सीक्वेंस है जो कि 17 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर है। तो सबसे पहले ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कैलिफोर्निया के, उन्होंने बताया कि जो D17S14 D17 एंड S74 सीक्वेंस हैं, जीन सीक्वेंस हैं, ये डिजीज काज करती हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे होते हैं। ठीक है, बाद में जो बताया गया कि ये शार्ट टेंडम रिपीट्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर ऊपर पड़ी होती हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला? ये लिंकेजेस एनालिसिस से पता चला, और ये पता चला कि ये जो सीक्वेंस है ये हाईली वेरिएबल लोकस जो है वो उसके ऊपर ये सीक्वेंस पड़ी होती है। ठीक है, linkages is assessed by the comparing the inheritance pattern of locus of a particular length and the gene under investigation. This approach using the repeat loci identified on chromosome number 70 reduce size of this cancer causing the gene containing region from 20 megabyte down to just 600 किलो बेस पे। जीन थेरापी क्या है कि हम डिफेक्टिव जीन को निकाल के उसकी जगह इफेक्टिव जीन लगा देते हैं, तो इसको हम जीन थेरापी कहते हैं। सोमैटिक सेल थेरापी क्या होता है कि हम अपना जो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं और फिर उसको ट्रांसफेक्ट कर देते हैं जो अफेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, और ये मोस्टली हम जो इनहेरिटेड ब्लड डिजीजेज होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। स्टेम सेल लाइन थेरापी यूज करते हैं। इसके अलावा जो लंग्स की डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनको इनहेलर में डाल के जो है वो देते हैं पेशेंट्स को, वो इनहेल करता है तो वो जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं उसके साथ अटैच होते हैं और कुछ वीक्स तक आपको उससे डिजीज से जो है वो राहत मिलती है। इसके अलावा जर्म लाइन थेरापी क्या होता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं और उसमें करेक्ट जीन की जो कापी है वो इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो मदर में एग प्लांट कर देते हैं, तो उससे जो फिर बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो मोस्टली जो है वो हेल्दी होते हैं। तो अगर ये सक्सेसफुल जीन इज प्रेजेंट देन द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल सेल रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल वो सही होगा। ठीक है, जर्म लाइन थेरापी इज यूजली कैरीड आउट बाय मैक्रो इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन के जरिए आप डीएनए को जो कि नॉर्मल होता है वो इनहेरिटेड डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो आप जब आपने जीन थेरापी करनी होती है तो पहले डीएनए को टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उसमें फंक्शनल जीन स्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं कि जीन जो है वो स्टेबल जो अंदर जाके हो गया है, तो आप इसको दो रिपीटेड जो है मल्टीपल राउंड्स ऑफ जीन थेरापी करेंगे ताकि पेशेंट्स के अंदर जो नॉर्मल जीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके ट्रांसफेक्ट करे जाके और जहाँ पे हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करे। जीन क्लोनिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में दो तरह की थेरापी की जाती है, जीन एडिशन की जाती है या जीन की सब्सट्रैक्शन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जीन एडिशन क्या है कि प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू प्रीडेशन बाय वर्चुअली ऑल अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, एनिमल्स भी हैं। ठीक है, ये सारे इफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करते हैं प्लांट्स को वो इंसेक्ट्स हैं।
ठीक है। तो वो रिड्यूस कर देते हैं, जो क्रॉप्स की जो यील्ड है उसकी रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर हम उनको कंट्रोल करते हैं, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके फायदे कम है, नुकसान भी है उसके। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर वो जो इंसेक्टिसाइडल है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो फिर वो फूड में आ सकता है, पानी में आ सकता है, जो आप यूज कर सकते हैं और आपको हार्मफुल इफेक्ट काज कर सकता है। ठीक है। इंसेक्ट along with plant occasionally use bacteria as their diet। ठीक है। तो हम एक बैक्टीरिया है जो एक हार्मफुल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बैसिलस थ्रिंजेंसिस कहते हैं। वो एक डेल्टा टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जब वो इंसेक्ट खाता है उस बैक्टीरिया को। तो उसकी गट के अंदर जाके प्रोटियोलिटिक एंजाइम उस एंडोटॉक्सिन को जब कट करते हैं तो वो हार्मफुल लीथल हो जाता है। और जो इंटेस्टाइन होती है किसी इंसेक्ट की, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि बैक्टीरिया जो है वो उसकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए हमें रेगुलर जो है वो इस बैक्टीरिया के स्प्रे करने चाहिए। इसके अलावा मेज क्रॉप के अंदर जो है वो एक इंसेक्ट होता है जो कि बड़ा खतरनाक होता है, वो जिसको हम यूरोपियन कार्नवोरर कहते हैं। वो क्या करता है कि लीव्स के अंदर एक कैनाल बनाता है और लीव्स की बैक साइड के ऊपर अंडे देता है। ठीक है। और उसके ऊपर इंसेक्टिसाइडल जाके असर नहीं करता। ठीक है। फिर जो साइंटिस्ट थे कैलिफोर्निया के, उन्होंने कहा कि ये जो 1155 माइनो एसिड प्रोटीन की एंडोटॉक्सिन की जो प्रोटीन है, ये जो है वेरी इफेक्टिव है इस कार्बोरन के खिलाफ। तो उन्होंने एक प्रोटीन बनाई और देखा कि जो माइनो एसिड होते हैं 29 to 607 तक, ये जो है वो ज्यादा लीथल होते हैं इंसेक्ट के लिए। तो फिर उन्होंने फर्स्ट वर्जन ऑफ 648 कॉडॉन्स की प्रोटीन बनाई और उसको एक वायरस प्रमोटर के अंदर जाके डाला। जो आफ्टर पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस के बाद उसको डाला किसमें, कोलीफॉर्म मोजेक वायरस के अंदर। और फिर उसको बम्बार्ड किया किसके अंदर, प्लांट्स के ऊपर। और जब उसको पीसीआर के जरिए प्लांट के सेल्स को आइडेंटिफाई किया तो वो वाकई उसमें ट्रांसफेक्शन हो गई, यानी कि जीन की एडिशन हो गई। तो उससे फिर एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ और उसने कार्बोरन को डेवलप ही नहीं होने दिया बाहर। इसके अलावा ये जो आपकी जीन क्लोनिंग है, इसको हम यूज कर सकते हैं टोमेटो फ्रूट राइपनिंग के अंदर। आपको पता ही है टमाटर टमाटर के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है पॉलीग्लाइकोलाइनेज। ये क्या करता है, पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है। तो जो आपका जो फ्रूट है यानी कि आपका जो टमाटो है वो जल्दी राइप हो जाता है। अगर हम इस पॉलीग्लाइकोलाइनेज जीन को किसी तरह से ब्लॉक कर दें या उसके जो इनएक्टिवेशन है वो कर दें उसके जीन की, तो फिर हम इस टमाटो को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और उसके फ्लेवर को बेटर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीग्लाइकोलाइनेज जीन को एक और तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीग्लाइकोलाइनेज मैसेंजर आरएनए which बाइंड द सीक्वेंस ऑफ पॉलीग्लाइकोलाइनेज। ठीक है। और फिर उसकी वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आगे जाके रोक देता है। ठीक है। तो ये हम एक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉलीग्लाइकोलाइनेज मैसेंजर आरएनए का होता है। 730 base pair restriction fragment was obtained from the 5' region of the नॉर्मल पॉलीग्लाइकोलाइनेज जीन। ठीक है। फिर उसको प्लांट की पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस के बाद उसको अटैच कर दिया जाता है और फिर उसको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया तो कोलीफॉर्म मोज़ेक वायरस के अंदर उसके प्रमोटर के अंदर डाल दिया जाता है।
ठीक है। फिर उसको इंसर्ट किया जाता है टीआई प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर, और फिर उससे जो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है होता है उसको हम एज ए एंटीसेंस पॉलीग्लाइकोसाइलेज जीन थेरेपी के लिए यूज करते हैं। जब वो लग जाता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन भी इस जीन की रोक देता है और ट्रांसलेशन भी आगे रोक देता है। दैट्स ऑल। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।